So we'll start with the first question of gravitation. और as usual लिखा भी है that it belongs to Newton's law of gravitation. पहला question, reason of weightlessness in a satellite is zero gravity, center of mass, zero reaction force by the satellite surface, none. So do you remember हमने थ्योरी में जो लास्ट टॉपिक कवर किया था याद है, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, तो उस केस में वो वेटलेसनेस क्यों हुआ था? नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, तो आंसर क्या आएगा? जीरो रिएक्शन फोर्स बाय द सैटेलाइट सरफेस। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम रिड्यूस टू क्वार्टर। क्यों ऐसा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला कि मास चेंज किया? नहीं, सिर्फ क्या चेंज किया? डबल किया कि डिस्टेंस चेंज किया? क्या चेंज किया? डिस्टेंस। कितना कर दिया? डबल। वेरी गुड। तो ये रिमेंबर F डैश अपॉन F, वेयर F डैश इज फाइनल फोर्स। रिलेशन कैसा है? रिलेशन इनवर्स, तो R अपॉन R डैश स्क्वायर। तो F डैश बाय F इक्वल टू व्हाट इज R डैश? 2 टाइम्स ऑफ R कैंसल, तो F डैश बाय F इक्वल्स टू 1/4। तो F डैश कितना हो गया? F/4। ये हमने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था। फोर्स की वैल्यू 1 थी, ओरिजिनल फोर्स की, फिर बोला था कि डिस्टेंस को डबल कर दो, तो न्यू फोर्स इज 0.25, 1/4। अब मैं तुमको ट्रिक देता हूँ, अगली बार से ट्रिक्स यूज कर लेना, हमेशा याद रखना ये ट्रिक, हमेशा याद रखना ये ट्रिक। जब मासेस चेंज नहीं किए, मासेस चेंज किए क्या हमने? नहीं, सिर्फ क्या चेंज किया? डिस्टेंस। क्या किया? डिस्टेंस। अभी क्या किया? डबल। कभी बोलेंगे ट्रिपल, कभी बोलेंगे क्वाड्रपल। तो जब ऐसा हो, जब फाइनल डिस्टेंस n टाइम्स ऑफ इनिशियल डिस्टेंस हो, क्या हो? n टाइम्स, तो f डैश बाय f हमेशा होता है 1/n स्क्वायर। क्या होता है? 1/n स्क्वायर। डबल किया तो क्या आएगा? n की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो क्या बन जाएगा वो? 4, राइट। और अगर n की वैल्यू 3 कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो 1/9। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट orbiting around the earth and gravitational force of earth acting on the satellite both equal F। तो एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट पे है, उस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन है? F है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द सैटेलाइट वो भी क्या है? F है। तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0 है, F है, F√2 है, 2F है। जल्दी बताओ क्या है? जीरो? कैसे क्या जीरो? तो ये देखो ऐसा है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान दो, थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया तो अभी वापस थ्योरी तुमको सीखना पड़ेगा। मैं पूरा तो नहीं बताने वाला, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप। तुमको याद है मैंने बोला था कि अगर हमारे पास एक सैटेलाइट है विथ मास m, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने तुमको ये पूछा था कि सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो तुमने बोला सेंट्रीपिटल। बराबर, हाँ कि ना? फिर मैंने तुमसे पूछा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, तुमने बोला ग्रेविटेशन। किसने? ग्रेविटेशन। तो इफेक्टिवली एक ही फोर्स है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो नेट फोर्स तो उतना ही है ना। कितना है? F है। जीरो कैसे हो गया? जीरो नहीं हुआ। जीरो कब होता है? जब एक फोर्स F इनवर्ड्स हो, एक फोर्स F आउटवर्ड्स हो। यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था कि नहीं था? था। नहीं तो सर्कुलर मोशन होता क्या? नहीं। कोई भी फोर्स अपने आप आता है कि कोई सोर्स होता है? सोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स किसने प्रोड्यूस किया? तो सेंट्रिपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम चीज है, अलग अलग है ही नहीं। तो इक्वल लिख रहे हो, तो एक ही तो फोर्स है। कौन सा फोर्स है? F। तो F जीरो कैसे हो गया? जीरो होगा ही नहीं। तो नेट फोर्स इज F। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, अभी यहाँ से आगे थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो चलो अभी अगला क्वेश्चन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में भी ऐसे के ऐसे ही आते हैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं बनता इसमें। और बॉडी वेट मतलब बॉडी का वेट, कितना वेट, 700 ग्राम वेट। जैसे तुमको मैंने बताया था kgWT, याद है कि kgWT द वैल्यू ऑफ लोड वेट विदाउट सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ जी। जैसे 2 किलोग्राम वेट वो एक्चुअली 2 इंटू जी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 किलोग्राम वेट। वैसे ही जब तुम सीजीएस यूनिट में हो तब तुम जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो क्या बोलोगे, ग्राम वेट। तो बॉडी का वेट कितना है, 700 ग्राम वेट। कहाँ पे है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। हाउ मच विल इट वेग ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट whose mass is 1/7 and radius is half of earth। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है वो अर्थ के सरफेस पे कितना है, 700 ग्राम वेट। और आपको पूछा है इस ऑब्जेक्ट का वेट एक दूसरे प्लैनेट पे, जिस प्लैनेट का मास 1/7 ऑफ अर्थ है और उस प्लैनेट का रेडियस हाफ ऑफ अर्थ है। क्वेश्चन समझा। 700 ग्राम वेट का ऑब्जेक्ट, 700 ग्राम वेट, उसका वेट अर्थ के सरफेस पे है, उसको हम दूसरे प्लैनेट पे ले जा रहे हैं, उस प्लैनेट का मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, उस प्लैनेट पे इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। यू नो व्हाट इज वेट बाय द वे, mg। जब प्लैनेट चेंज हो मास चेंज नहीं होता, मास इज कांस्टेंट। मास द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, चेंज क्या होता है, g। मतलब वेट किस पे डिपेंड करता है, g पे, और g खुद किस पे डिपेंड करता है, भूल गए, हम सब कुछ भूल गए तो कैसा चलेगा। तो वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पे। जी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो वेट इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। बराबर, गुड। देयरफॉर वेट of the object on that planet upon weight of the object on the earth equal to डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है, मास। बराबर, और इनवर्स किसके साथ है, रेडियस। तो रेडियस, ये तुमने अपने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया, जो 5.6 kgWT तुमको दिया था और हमारा आंसर 0.2 kgWT आया था। वो सेम ही क्वेश्चन है, उसको चेंज ही नहीं, सी वैल्यू चेंज की, बराबर। ओके, तो फिर तो आना चाहिए था, तो तब तो याद नहीं, अभी बोल रहे हो हाँ बराबर। व्हाट इज मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, जल्दी, 1/7। व्हाट इज RE/RP, RE/RP 2, कितना, RE/RP is 2, तो 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर। वेरी गुड, बराबर, गुड। तो ये 700/7 इंटू 4 कितना हो गया, 400। तो 400 ग्राम वेट, इट इज 400 ग्राम वेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of g at a particular point is 9.8 meter per second square. Suppose the earth suddenly shrinks. थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो आप इस। Suppose the earth suddenly shrinks uniformly to half its present size without losing any mass. Good. The value of g at the same point, assuming that the distance of the point from the center of the earth does not shrink. वेरी गुड, मतलब जितना उस पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से पहले था अभी भी उतना है। तो अब ऐसा है, इसका आंसर आएगा सी, देयर इज नो चेंज। अब बोला ऐसा कैसा नो चेंज, बताता हूं मैं क्यों नो चेंज। बिकॉज लुक, केस 1 केस 2, यार ध्यान दो सबके सब, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज पहले केस में ये वो पॉइंट था P, जहां पे हम लोग फाइंड कर रहे थे एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 है, और तुमने मुझे अभी बताया कि होता है gm/r²। हाँ, मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिखा क्योंकि इस केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। और यहाँ पे तुम कैपिटल R कब लिखते हो, जब पॉइंट कहाँ पे हो, अर्थ के सरफेस पे, बराबर, गुड। उन्होंने ऐसा तो कहीं बोला नहीं ना अर्थ के सरफेस पे, नहीं, तो हमारी मर्जी हम कहीं भी लेंगे, गुड।
पक्का श्योर 100%। अब क्या बोला है आपको, अब आपको ऐसा बोला है कि अगर अर्थ श्रिंक हो गया टू हाफ ऑफ द प्रेजेंट साइज, उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे विदाउट चेंज इन मास ऑफ अर्थ, देर इज नो लॉस ऑफ मास, ऐसा क्लियरली बोला, विदाउट लूजिंग एनी मास। और वो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस भी श्रिंक हुआ क्या? नहीं। तो मास कांस्टेंट है क्या? हाँ। आर कांस्टेंट है क्या? हाँ। जी तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो दोनों केस में वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो नो चेंज, 9.8, नो चेंज। पक्का? गुड। इस टाइप का एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया था स्टेट बोर्ड में। वहां पे क्या हुआ था? इफ द अर्थ वॉज मेड अप ऑफ वुड, द मास ऑफ वुडन अर्थ इज 10% ऑफ मास ऑफ द प्रेजेंट। वहां पे मास चेंज हो रहा था, तो जी की वैल्यू चेंज हुई थी। यहाँ मास चेंज हुआ क्या? नहीं। डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं। तो जी चेंज होगा क्या? नहीं। तो सॉल्व करके मतलब है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, डन। Calculate the acceleration due to gravity on the surface of a pulsar. Very good. You know what is a pulsar? बजाज पल्सर नहीं, बजाज पल्सर, इट इज अ टाइप ऑफ स्टार। जैसे हम लोग वी आर born, वी आर toddlers, then we become young, teenage, then we become adult, and then finally हम बूढ़े होते हैं, हम लोग मर जाते हैं, we die. तो same way any star also has the same cycle. Stars are born inside a region called as nebula. नेबुला बोलते हैं उसको। उसमें भी टाइप्स होते हैं, आई विल नॉट गो इनटू दैट, एस्ट्रोनॉमी लग जाएगा यहाँ पे नहीं तो। वैसे स्टार यंग भी होते हैं, टॉडलर होते हैं, फिर टीनेजर होते हैं, फिर यंग होते हैं। हमारा स्टार कौन है? हमारा स्टार सन, वो यंग है, इट इज हाफ वे बिटवीन द फुल एज। तो अभी वो जितना साल जिया है उतना ही और जिएगा, राइट। तो जब मैंने स्टार डाइज, तो स्टार के मरने के बाद डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। Some star becomes neutron star, some become pulsar. Pulsars are this kind of star keep on emitting light in the form of pulses. ऐसा होता है, देखो लाइट आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है, और पल्सेस। तो अभी इतना कम एनर्जी का लाइट नहीं होता है, इट इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अ स्टार विच इज़ पल्सेटिंग, वो फ्लैश फ्लैश मार रहा है, फ्लैश, वो होता है पल्सार। उसका मास कितना है? 1.98 इंटू 10⁻30 kg, एंड रेडियस कितना है? 12 किलोमीटर, सिर्फ 12 किलोमीटर का। ओके। रोटेटिंग विद द टाइम पीरियड ऑफ, व्हाट इज रोटेशन टाइम पीरियड? 0.041 सेकेंड, एंड दे आर वेरी फास्ट रोटेटिंग। हमारा अर्थ कितने टाइम में रोटेट होता है? 24 आवर्स। ये 0.041 सेकेंड में रोटेट होता है, दे आर वेरी फास्ट रोटेटिंग, राइट। तो आपको पूछा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है उसके सरफेस पे। बहुत सिंपल है। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? gm by r square. How much is g? 6.67 into 10 raised to minus 11. How much is the mass of pulsar? 1.98 into 10 raised to 30. Very good. What is the radius of the pulsar? 12 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं। और लुक, हमारे लिए एक चीज तो अच्छी ये हो गई, नहीं अच्छी नहीं हुई, आसपास में है सारे आंसर, और पावर भी सब सेम है। तो थोड़ा कैलकुलेशन करते वक्त केयरफुल रहना पड़ेगा। अब ठीक है, देख लेते हैं। 10⁻30 और -11 कितना? 19, और ये 10⁻6, 10 हाँ, तो कितना हो गया टोटल? 10⁻13। तो 6.67 इंटू 1.98 अपॉन 144, क्योंकि 12 और 10 कितना? 13। 30 में से 11 गया 19, और नीचे 6 था तो 13, बराबर। गुड। अब एक काम करो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। 1.98 को 2 मान लो, कितना मान लिया? 2 माना। इसको 6.7 कर लो, कितना कर लिया? 6.7। पक्का? 6.7 इंटू 2 कितना होता है? 13.4, 13.4, 13.4, रिमेंबर 13.4, 13.4, 13 पॉइंट, मुझे पता 13.4 है, मैं 134 लेगा क्योंकि इससे 10 उधार ले लिया। कितना हो गया? 10⁻12। 134 बाय 144, 134 बाय 144, 12 का टेबल लगा दो ना। व्हाट इज 12 11 का?
130, तो 11/12, व्हाट इज 11/12? 0.9 समथिंग समथिंग, उतना ही आएगा। तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा, आएगा आएगा, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अभी एग्जैक्ट करेंगे, अभी तो मैं रफ रफ कैलकुलेट कर रहा था, अब एग्जैक्ट भी करेंगे, तो एग्जैक्ट कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट करने के लिए, वैसे आपके पास लॉगबुक होगा, तो हमने 6.67 इंटू 1.98 किया, कितना है 13.2। मैंने जिसको 134 गिना था और 10 हिस्से लिया था, डिवाइड बाय क्या करेंगे 144, देखो कितना आया 0.917, 0.917, और ये जो 10⁻13 है, इससे 2 जीरो उधार ले लो, कितना हो गया 9.17, 9.17 इंटू 10⁻11। तो हमने भी तो रफली रफली 0.9 तक आए थे हम लोग भी, हो गया डन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन में व्हाट डिड यू लर्न? एब्सोल्युटली नथिंग, सिर्फ कैलकुलेशन। जीएम में 800 से पता था तुमको, सिर्फ कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम। अगला क्वेश्चन, वेट ऑफ 1 kg, वेट ऑफ 1 kg बिकम्स 1/6 ऑन मून। तो जिस जिस ऑब्जेक्ट का वेट, वेट मतलब क्या होता है mg, क्या होता है mg, मैंने अभी बोला तुमको वेट इक्वल टू mg, और वेट किस पे डिपेंड करता है, मतलब g पे। m तो क्या होता है कांस्टेंट, m क्या होता है, तो वेट ऑफ 1 kg मतलब अर्थ पे जो 1 kg था वो मून पे कितना बन गया, इसका मतलब समझते हो, मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 1/6 है। तो डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, तुमको घुमा घुमा के बोला कि 1 kg वहां पे 1/6 बन गया, लेकिन वेट जी पे डिपेंड करता है, तो वेट 1/6 तो जी भी 1/6 हो गया। इफ द रेडियस ऑफ मून इज, इफ द रेडियस ऑफ मून इज कितना 1.768 इंटू कितना 10⁻6 मीटर, देन द मास ऑफ द मून इज, मास ऑफ द मून पूछा है, मास कैसे फाइंड करोगे मास? डू यू रिमेम्बर दिस? याद है कि पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। तो मास ऑफ द मून, हाउ विल यू फाइंड आउट मास ऑफ द मून? मास ऑफ द मून, हाँ सारी वैल्यूज नहीं दी हुई है ना मून की, सब नहीं दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा GR² बाय कैपिटल G इक्वल्स टू m। तो मास ऑफ मून अगर फाइंड करना है तो G ऑफ मून RM² अपॉन G, राइट। तो मास ऑफ मून इज GM, लेकिन GM क्या है G/6, तो वो तो पता नहीं, वो फाइंड करनी पड़ेगी, तो G से फाइंड कर लेंगे, RM² अपॉन G, वेरी गुड। तो यह आ गया आपका मास ऑफ मून इक्वल्स टू G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है 9.8 अपॉन 6, व्हाट इज रेडियस ऑफ मून 1.768, 1.768 इंटू 10⁻6, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, 1.768 इंटू 10⁻6 का क्या करोगे स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या करोगे G, व्हाट इज G 6.67 इंटू 10⁻11, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अब। तो ऐसा है यू विल हैव टू सॉल्व ऑल दिस। तो पहले मेरे को बताओ, थोड़ा सा नंबर भी देख लो, हम नंबर आसपास भी नहीं आ रहे, आ रहे कैसे आ रहे हैं 10⁻12, और ये -11 ऊपर जाएगा तो 23 है क्या, हाँ है, आसपास आ गए, तो गुड। अब ये तुमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है ना, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल ही है, सिंपल ही है ये। देखो ये कितना था 10⁻12 और ये 11 ऊपर कितना आ गया 23। अभी कैलकुलेशन कैसे करना, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, व्हाट इज 1.76 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, मेरे को 17 का स्क्वायर बताओ पहले, 289, तो 1.76 का स्क्वायर कितना हो गया 2.89, 2.89, ठीक है। 2.89 को
2.9 मान लो, मान लिया, इसको 10 मान लो, मान लिया, तो 2.9 और 10 कितना हो गया 29। नीचे नीचे 40 मान लो, 40 क्यों, क्योंकि 6 इंटू 6 36, ये 6 के ऊपर है, तो नीचे कितना मान लिया 40, ऊपर कितना है 29, 30 कर लो, 30। आपको पता है 30/4 इज 3/4, आपको पता है 3/4 इज 0.75, पता है, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻22 के आसपास, 7.5 इंटू 10⁻22 के आसपास। ये गड़बड़ कर दी। तो अभी यहाँ तो एक्यूरेट ही करना पड़ेगा अपने को। ये वैसे एक्चुअली आई कैन एक्चुअली गिव यू ट्रिक फॉर दैट ऑल्सो, लेकिन छोड़ो, हम लोग थोड़ा एक्यूरेट चेक कर लेते हैं, उसका भी ट्रिक है। हाउ टू फाइंड आउट आंसर्स व्हेन यू हैव टू ऑप्शंस वेरी नियर बाय। तो फिलहाल वी विल डू एक्यूरेट कैलकुलेशन। क्या क्या नंबर दिए थे तुमको, व्हाट नंबर्स आर गिवन टू यू, क्या क्या है 9.8, 1.768 का स्क्वायर इंटू कितना 9.8, कितना आ गया ये 30.63, मैंने 30 लिया था, और नीचे 6.6 इंटू 6, तो डिवाइड बाय 6.67 और एक बार डिवाइड बाय 6, 0.765, तो 0.765, तो 7.65 इंटू 10⁻22 kg। जब ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो नॉर्मली ऑप्शंस में इतना क्लोज आंसर देते नहीं है, इट इज टू क्लोज। इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए फिर कैलकुलेटर ही चाहिए, तो दे डू नॉट गिव यू सच क्लोज ऑप्शंस। हाँ, ये कर सकते थे, जो ऑप्शन बी था 7.56 इंटू 10⁻23 लिख देते इंस्टेड ऑफ 23। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। इफ द अर्थ लूजेस इट्स ग्रेविटी, अगर अर्थ ने अपना ग्रेविटी लूज कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। देन फॉर अ बॉडी, देन फॉर यू, फॉर मी, फॉर एनीवन एल्स हियर, फॉर एनी बॉडी, वेट बिकम जीरो, हाँ, बट नॉट द मास, हाँ, हो गया, खत्म, डन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेट जीरो हो जाएगा क्योंकि जी जीरो हो जाएगा, लेकिन मास जीरो होता है क्या, नहीं, तो मास इज नॉट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming that earth is a sphere of radius re with uniform density, डेंसिटी मेंशन किया है, तो तुमको डेंसिटी के टर्म्स में इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब the distance from its center at which acceleration due to gravity is equal to g/3, distance from its center at which acceleration due to gravity is g/3, where g is acceleration due to gravity on the surface of earth। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम ये है, सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती है, नीचे जाओगे तो भी कम होती है, बराबर। तो ये जो g/3 वैल्यू है, ये अल्टीट्यूड पे बोला है कि डेप्थ में बोला है, हाउ कैन यू से, व्हाई नॉट अल्टीट्यूड, डेंसिटी, इसलिए थ्योरी पता होना चाहिए। इसलिए थ्योरी में मैं बार बार बोल रहा था कि यू अज्यूम द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। हाइट के थोड़ी तुम अज्यूम करते हो यूनिफॉर्म डेंसिटी, करते हो क्या? इसलिए जब डेंसिटी वर्ड यूज किया और ऐसा बोला कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है और वो अर्थ को स्फीयर मान के रखा है, इसका मतलब दैट वाज वेरी क्लियर कि अभी डेप्थ की बात करने वाले हैं। तो अगर थ्योरी नहीं पता और तुम गलती से GH लिख के आ गए इंस्टेड ऑफ GD गए, तो ऐसा नहीं चलता है। यू हैव टू नो दिस कि एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ की बात हो रही है, और डेप्थ की बात हो रही है तो फिर मेरे को बताओ क्या था इक्वेशन। भूल गए, जी R-d/r, पक्का पक्का श्योर। अगर इतना भी पता है तो भी तुम्हारा काम हो गया, इतना पता है तो भी काम हो गया आपका। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ये जो ये है स्मॉल आर, बराबर, और
ये आर माइनस जी को स्मॉल आर बोल देते कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ, अपॉन क्या, आर। जी सरफेस वैल्यू है, वो तो कांस्टेंट है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, मतलब एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, आर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सही है, गुड। वहां से ही तुमको आंसर मिल जाएगा। अगर जी की वैल्यू कितनी होगी, g/3, तो आर की वैल्यू पे कितनी होगी, r/3, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अभी इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। ऐसा करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ 1 लिख देंगे, चलेगा क्या, ऐसा चलता है ना, हाँ कि ना, हाँ, वेरी गुड, गुड गुड, श्योर श्योर, राइट। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, या इस जी को वहाँ रखा तो भी सॉल्व होगा। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे अब। हम्म 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 हम्म। अरे बताओ, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। जीडी की वैल्यू g/3 बोला है तुमको। अरे जीडी की वैल्यू g/3 बोला है कि नहीं, हाँ, हाँ कि ना, हाँ, जी जी कैंसिल हुआ कि ना, हाँ हुआ कैंसिल, हाँ, ये आर इधर आया क्या, हाँ, तो ये r/3 हुआ क्या, हाँ, तो आंसर r/3 आएगा क्या, हाँ ना। और ये देखो, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, सेंटर, इसलिए क्या फाइंड किया, स्मॉल आर। अगर पूछा होता डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस तो क्या करते, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस पूछा होता ना, तो इसको पता है क्या लिखते, r माइनस डी इक्वल्स टू r/3, इसको वहां ले जाते और r/3 को यहाँ लाते, ऐसा करते। तो कितना आता पता है, 2r/3 क्या था, और वो भी आंसर में दिया है। तो तुमने अगर दो गलती की, नंबर 1 तुमको यही नहीं समझ में आया कि डेप्थ की बात चल रही है कि हाइट की, तो गलत फॉर्मूला। नंबर 2, अगर तुमने ये नहीं पढ़ा कि ये तुमको डिस्टेंस ऑफ द सेंटर पूछ रहे हैं, और तुमने अगर सरफेस से निकाल लिया डेप्थ, तो वो 2r/3 आएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, r/3। ट्रिक बनेगा, अब ट्रिक सबका ध्यान है यहाँ पे। तो अगर इट इज वेरी क्लियर कि डेप्थ की बात हो रही है अंदर, इनसाइड द अर्थ, और अगर आपको पूछा द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ at which the value of acceleration due to gravity is g/n, क्या दिया है, क्या दिया है, g/n, क्या दिया है, g/n, तो डिस्टेंस इज r/n, कितना, r/n, इधर क्या बोला था, g/3, तो सेंटर डिस्टेंस कितना, r/3, पक्का। ये कहाँ से है, ये सेंटर से है, कहाँ से है, सेंटर। अगर आपको सरफेस से पूछा होता तो सरफेस से कैसे फाइंड करते हो, जैसे यहाँ पे r/3 था, तो उधर कितना आया था, 2r/3, पक्का, श्योर श्योर। r/3 के लिए क्या आया, 2r/3, तो r/n के लिए पता क्या आएगा, n-1 r/n। तो अभी क्वेश्चन को मैं रिफ्रेम करता हूँ, मैं बोलता हूँ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन डेप्थ इनसाइड द अर्थ इज g/4, कितना, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, r/4, and what is the distance from the surface, 3r/4, गुड। तो एक फॉर्मूला, एक ट्रिक, सारे क्वेश्चन खत्म। पर बी केयरफुल, सेंटर से पूछा है कि सरफेस से पूछा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन कैन जंप टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ प्लैनेट ए। What is the height he may be able to jump on another planet whose density and radius are respectively 1/4 and 1/3 of planet A? Very good. तो पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में ये बोला है अ मैन कैन जंप टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ प्लैनेट ए। किसी एक प्लैनेट पे मैन कैन जंप टू अ हाइट। अब पहले पहले तो जंप टू अ हाइट और प्लैनेट का क्या रिलेशन है ढूंढना पड़ेगा। So you know what is relation between height that a man can jump and the planet? जब नहीं समझ में आया ना तो सोचना कि वो मैन या वो वुमेन ना खुद हुआ, ऐसे जंप मारने का सोचना। सोचो सोचो, यू जंप, व्हाट हैपेंस व्हेन यू जंप,
यू गो टू अ मैक्सिमम हाइट, और वो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जाता है 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। इनिशियल तो u था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोगे ना तो ऊपर जाओगे क्या, नहीं नहीं ना। तो तुमको ये समझ में आ गया कि u 0 नहीं है लेकिन v 0 है, और मुझे हाइट की बात पूछ रहा है, तो मुझे v u और s को कनेक्ट करना चाहिए। कैसे कनेक्ट करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। और मैक्सिमम हाइट पे एट मैक्स हाइट v is 0, तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh माइनस क्यू। तुम जब जंप करते हो तो तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाते हो इसके लिए, और s क्या है, मैक्सिमम हाइट है। तो यहां से तुमको 2gh इक्वल टू क्या मिल गया, u स्क्वायर, तो h क्या मिल गया, u स्क्वायर बाय 2g। अब जब तुमको क्वेश्चन में ऐसा बोला कि अ मैन कैन जंप टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ प्लैनेट ए, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ही मे बी एबल टू जंप ऑन अनदर प्लैनेट विद द सेम स्पीड। मतलब u क्या है, कांस्टेंट है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो h और g का रिलेशन मिल गया तुमको, पक्का, गुड। क्योंकि तुमको स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला ना, तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि जितने स्पीड से मैंने ए प्लैनेट से जंप किया, उतने ही स्पीड से मैंने दूसरे प्लैनेट से भी जंप किया, तो सिर्फ वेरिएबल कौन रह गया, जी, राइट, इक्वेशन नंबर 1। बट हमको तो पता है, हमको क्या पता है कि जी खुद क्या होता है, gm बाय आर स्क्वायर। लेकिन इशू ये है कि तुमको यहाँ पे मास नहीं, तुमको यहाँ पे डेंसिटी की इंफॉर्मेशन भी है, तो ये इक्वेशन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। तो g स्मॉल g इक्वल्स टू g बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या लिखोगे, रो, ये कैंसल, पक्का पक्का। तो जी जी कैपिटल जी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, तो स्मॉल जी इज प्रोपोर्शनल टू आर रो, पक्का। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, h was inversely proportional to g, लेकिन g is directly proportional to r and रो, तो h का रिलेशन बन गया क्या r रो के साथ, यस, वेरी गुड। तो एच बी, वो प्लैनेट बी है ऐसा मान लेता हूं, अपॉन एच ए इक्वल टू आर ए रो ए, आर ए रो ए और आर बी रो बी, बराबर। एच बी अपॉन एच ए कितना था, 1.5 मीटर, मीटर में था। व्हाट इज आर ए बाई आर बी, देखो क्या बोला है, क्या बोला है, रेडियस क्या बोला है, 1/3, वो जो दूसरा प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट कौन सा प्लैनेट, बी प्लैनेट, उस बी प्लैनेट का रेडियस क्या है, 1/3 है, क्या है 1/3, और डेंसिटी क्या है 1/4, डेंसिटी क्या है 1/4, मतलब रो ए बाय 4, गुड। तो तुमको यहाँ क्या चाहिए था, आर ए बाय आर बी, आर ए बाय आर बी चाहिए ना, तो ये आर ए बाय आर बी कितना आएगा, कितना आएगा 3, कितना आएगा ये 3, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 लिखो। और क्या चाहिए, रो ए बाय रो बी, वो कितना आया 4 आया, 4 आया, तो ये कितना हो गया 12, और ये कितना आ गया 1.5, पता है कितना होता है 18 मीटर्स, 18 मीटर, 18, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 बॉडीज ऑफ मासेस। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडीज है, मासेस कितना है 100 kg एंड 10,000 kg, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी, छोटे बॉडी से कितने डिस्टेंस पे द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। गुड क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू भी है तो अच्छे से समझ लो। इस टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी, मतलब इट वाज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन वन ऑफ द एग्जाम। तो हमारे पास ऐसे 2 बॉडीज है, एक है 100 kg और एक है 10,000 kg। एक काम करते हैं, इन दोनों में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग लेट अस से स्मॉल डी बोल देते हैं, कैपिटल डी, जो बोलना है वो बोल दो, कैपिटल डी बोल दिया। अब इन दोनों का डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी कितना है 1 मीटर। अब पूछा आपको एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर, तो स्मॉलर बॉडी को नाम दे देते हैं 1। इस स्मॉलर बॉडी से कितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0।
तो कितने डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जीरो, मतलब क्या बता देता हूँ। इंटेंसिटी जीरो होना मतलब ऐसा होता है कि उस पॉइंट पे अगर मैंने कोई एक दूसरा मास रख दिया m, तो ये m को कौन अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट, और कौन अट्रैक्ट करेगा, सेकेंड, राइट, बराबर। तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो, क्या होता है, उस पॉइंट पे इस मास को जितना पहला बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही कौन कर रहा है, सेकेंड। तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए, कैंसल, क्या हो गए। तो याद रखना यहाँ पे फोर्स ड्यू टू वन था, पहले ऑब्जेक्ट ने अट्रैक्ट किया, और यहाँ पे फोर्स ड्यू टू टू है, और दोनों ने इक्वली अट्रैक्ट कर लिया। वो टग ऑफ वॉर देखा है क्या, दोनों टीम एक एक मतलब दोनों टीम सेम फोर्स से खींच रहा है, तो बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता, तो वो वैसा है वो, राइट। तो अभी तुमको अगर ये समझा भी नहीं होगा ना, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे दूसरा मास है, अगर उस पर फोर्स कितना, जीरो, कितना, जीरो। तो स्मॉल एम पे कितना फोर्स, जीरो, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी थी, 100, और ये कितना था, 10,000, राइट। तो इसका मतलब फोर्स ड्यू टू वन एंड फोर्स ड्यू टू टू, ये क्या आ गया, जीरो। कौन सी फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल। और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ एक्स, क्या बोल दिया, तो ये क्या हो गया फिर, डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जी, मास वन कौन है, m1, मास टू कौन है, स्मॉल m, अपॉन डिस्टेंस कितना है, x, x स्क्वायर, जी, मास टू m2, और मास दूसरा कौन है, m, और डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स स्क्वायर, पक्का। तो सबसे पहले कौन कैंसिल हुआ, m और m। तो जो m और m के बिना तुमने लिखा, क्या लिखा, gm बाय एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो टोटल 4 फॉर्मूला तुम देखोगे, एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें जी m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर होता है, क्या होता है, जी m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, जी m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इसमें से एक मास को हटा दो, हटा दिया, तो जी एम बाई डिस्टेंस स्क्वायर, जी एम बाई, इसको बोलते हैं फील्ड, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड की बात चल रही है ना, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो है जी एम बाई आर स्क्वायर, क्या है वो, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब नीचे में से एक आर को हटा दो, जी एम बाई आर, आगे माइनस लगा दो, माइनस जी एम बाई आर, वो होता है पोटेंशियल, क्या होता है वो, क्या होता है वो, पोटेंशियल, पक्का, श्योर श्योर श्योर। अब ये जी एम बाई आर के साथ दूसरा एम वापस लगा दो, जी m1 m2 बाई आर विद माइनस साइन, ये पता है कौन होता है, पोटेंशियल एनर्जी, कौन होता है ये। तो 4 फॉर्मूला याद रखना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स, फोर्स बराबर, दो m में से एक m गया, ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट, एक आर भी गया, जी एम बाई आर, लेकिन आगे माइनस लग गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये एक मास वापिस आ गया, माइनस जी m1 m2 बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी, याद रहेगा। ये 4 फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस वैसे के वैसे आएंगे, सेम। तो अभी याद रखो, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड। और जी भी अभी कैंसिल हो गया। ये कितना था, m1 कितना था, 100, मतलब 10⁻² था, और ये क्या था, ये 10,000 था ना वो, तो 10⁻⁴ था, और कैपिटल डी कितना था, 1, माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड 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 गुड। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से 10⁻² कैंसिल करता हूँ, तो क्या बचेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 10⁻², 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 1 बाई एक्स, 100 का रूट कितना, 10, और ये कितना, 1 बाई एक्स, इसको यहाँ लाओ, और ये वहाँ गया, कितना आ गया, तो टोटल कितना आ गया, 11x इक्वल्स टू 1, वेरी गुड। तो x कितना आ गया, 1 बाई 11, 1 बाई 11, 1 बाई 11 मीटर, 1 बाई 11, ऑप्शन नंबर सी। तो अगली बार से इधर इस पॉइंट पे कोई मास रखने की जरूरत नहीं है, तुमको सीधा बोलना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब कौन, जीएम बाय डिस्टेंस स्क्वायर, जीएम बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब वो कॉन्सेप्ट नया था इसलिए तुमको मैंने ऐसा बताया, बट नेक्स्ट टाइम से करना मत ऐसा। गुड, अब हो गया क्या ये, नहीं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ।
थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि हम अभी आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी सीखेंगे, तो तुम्हारा ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों में तुमको काम में आएगा। ऐसा एक टेबल ही बना देते हैं। गड़बड़ बिल्कुल नहीं। ऐसा है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे ध्यान दो, ये हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी और फोर्स यहाँ पे, क्वांटिटी यहाँ पे। कौन सा फोर्स की बात होगी यहाँ पे? ग्रेविटेशन। और कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, फॉर्मूला भी बहुत सेम बनते हैं। तो फिर ध्यान दो, अब पहला क्वांटिटी है बेसिकली इक्वेशन ऑफ फोर्स। इधर इक्वेशन ऑफ फोर्स बनता है कांस्टेंट, जो जी होता है m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इधर कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसको हम फिलहाल के बोलेंगे की। वो के क्या है बाद में देख लेंगे। q1 q2 बाय आर स्क्वायर। m1 m2 q1 q2, g की जगह पे k, g की वैल्यू 6.67 into 10⁻11, k की वैल्यू 9 into 10⁹। तो ये जो g की वैल्यू है SI यूनिट्स में, और 6.67 into 10⁻11 SI यूनिट्स में, और जो k की वैल्यू है ये होती है 9 into 10⁹। जैसे g होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गुड। तो कितना सेम है? बहुत ज़्यादा सेम है। तो सिर्फ बस एक फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी सब याद आएंगे। यहाँ पे जैसे तुम फील्ड की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, अभी मैंने बताया, इसको डिनोट करेंगे IG से। ये होता है GM बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसको डिनोट करते हो E से, E इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये होता है KQ बाय आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ यू टॉक अबाउट पोटेंशियल, या फिर जो भी तुमको पहले लिखना है, यू वांट टू राइट डाउन पोटेंशियल, ठीक है, पहले पोटेंशियल लिख लो। पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, यस, माइनस GM बाय आर, पोटेंशियल KQ बाय आर। माइनस नहीं लगता उधर, वहां माइनस नहीं होता। माइनस सिर्फ तब होता है जब ओनली अट्रैक्टिव फोर्स हो। ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस। तो ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल। अभी क्या बाकी रहा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बाकी रहा? पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिनोट करते हो U से, ये होता है माइनस GM1 m2 बाय आर स्क्वायर। नहीं, वो फोर्स बन जाएगा। फिर वापस फिर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या रहेगा फिर? तो वो फोर्स है, फोर्स। तो एनी गेस हियर? K Q1 Q2 बाय। गुड। तो एक पता है तो दूसरा अपने आप ही पता है। और ये पता है तो 12th का और एक चैप्टर है जिसमें तुम मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करोगे, वो भी पता है। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है, तब मैं बताऊंगा, वापस मैं बताऊंगा, और तभी भी ये बोलूंगा कि रिवाइज कैसे करना, स्टार्ट कहाँ से करना? ग्रेविटेशन, फिर कहाँ जाना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर होगा। वो ये तीनों एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है कॉन्सेप्ट वाइज। अगला क्वेश्चन, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ G एट अ हाइट h above the surface of earth is same as at depth x below it, then both x and h being much smaller than the radius of earth। ये सेम क्वेश्चन CET के सेट में भी था, CET के बुक में सेम। थोड़ा भी ध्यान देना। ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोला है? इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ G, चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल, at height h above the surface of earth is same as that at depth x। तो हाइट कितना? h, डेप्थ कितना? x। हाइट पे जाओ h हाइट पे, या डेप्थ पे जाओ x डेप्थ पे, दोनों केस में चेंज कितना हुआ? सेम। चेंज वैल्यू नहीं, क्या सेम है? चेंज। तो पहले तो सबसे पहले यू विल टेल मी, यू
यस यू बराबर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जी एच. और यहाँ पे बोला है बोथ एक्स एंड एच बीइंग स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ. तो जी एच के दो फॉर्मूला थे ना, कौन से थे, कौन से थे दो, कौन से दो थे, कौन से दो थे, विच टू फॉर्मूलाज, आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर और 1-2h बाय आर. तो 1-2h बाय आर कब यूज करते हो, जब h की वैल्यू स्मॉल हो. तो बोल पहले से ही बोल दिया h की वैल्यू स्मॉल है, तो क्या लिखोगे यहाँ 1-2h बाय आर बराबर. गुड. ये फाइनल वैल्यू है कि नहीं, ये इनिशियल है कि नहीं. हाँ, तो मैं इसको मैं g इंटू 1-2g/r ऐसा लिख सकता हूँ क्या. हाँ, सिर्फ g से मल्टीप्लाई किया कर दिया. गुड. इसको यहाँ लाते हैं यहाँ पे, और ये वहाँ जाएगा तो क्या होगा g माइनस जी एच इक्वल टू 2hg/r. ये हो गया चेंज इन द वैल्यू ऑफ g विथ हाइट. कितना चेंज हुआ वैल्यू 2hg/r. इक्वेशन नंबर 1 बराबर. सिमिलरली जीडी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो, 1-d/r. तो जी डी इक्वल टू जी माइनस डी जी बाई आर लिख सकते हैं क्या. हाँ, तो इसको यहाँ लाएंगे, इसको वहां ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा g माइनस जी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जी बाई आर. ये पता है क्या है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ g विथ डेप्थ. ये कितना है डी जी बाई आर. इक्वेशन नंबर 2. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ g विथ हाइट और विथ डेप्थ ये क्या है, सेम है. हाँ, इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, ये डेल्टा जी एच क्या फाइंड किया तुमने 2hg/r. और डेल्टा जी डी क्या है dg/r. वेरी गुड. तो आर जी कैंसल, तो d कितना आ गया 2h. सिर्फ इन्होंने d को पता है क्या बोला है x, तो x क्या आ गया, तो x 2h है ना फिर ऑप्शन नंबर. गुड. अगला क्वेश्चन. अब इस सेक्शन के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क है. हम अभी नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे. मतलब ये वाला होमवर्क है, बस एक क्वेश्चन होमवर्क है. वैसे सिंपल है वो, लेकिन तुम खुद भी थोड़ा सा सॉल्व करो. नेक्स्ट सेक्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी. तो या तो पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछेंगे या पोटेंशियल एनर्जी या तो एस्केप वेलोसिटी. Two spheres, each of mass m, are placed at a distance r apart on a horizontal surface. The gravitational potential at the midpoint on the line joining the center of the sphere is. ऐसा कैसे जीरो हो गया, ऐसा हर चीज थोड़ी जीरो होती है. जीरो तो मार्क्स भी जीरो, नहीं सॉरी नेगेटिव. गुड. तो ये हमारे पास थे दो स्पीयर, टू स्पीयर्स each of mass m. दोनों का मास कितना है m. each of mass m are placed at a distance r apart. तो दोनों में डिस्टेंस कितना है r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट, ये इधर इधर यहाँ पे p पॉइंट पे पूछा है पोटेंशियल. तो जो p, इसको मैं स्पीयर 1 बोलता हूँ, इसको स्पीयर 2 बोलता हूँ. अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना हुआ r/2. ये डिस्टेंस पे कितना हुआ r/2. तो टोटल पोटेंशियल मिड पॉइंट पे किसका किसका होगा, पहले का और दूसरे का, तो v1 प्लस v2. अब जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी होता है. अगर वेक्टर होता तो जीरो हो जाता, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है. फोर्स में डायरेक्शंस आते हैं ना. तो अभी डायरेक्शन किस में आते हैं वो भी समझ लो. गोइंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये जो नीचे वाले दो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है. और ऊपर दो कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर जीरो लिख दिए. ये दोनों में से कुछ पूछा होता तो जीरो आता, इन दोनों से कुछ पूछा होगा तो जीरो नहीं आएगा. अब तुम मुझे बताओगे तो यस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल.
पोटेंशियल, गलत। जी एम बाई आर स्क्वायर फील्ड होता है, पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर होता है। दोनों का मास सेम है, तो पहले का मास भी एम, दूसरे का मास भी एम, लेकिन डिस्टेंस आर बाई 2 है, क्योंकि वो पॉइंट मिड पॉइंट है, तो पहले से डिस्टेंस कितना है उसका आर बाई 2, दूसरे का पोटेंशियल कितना होगा सेम, क्योंकि मास क्या है सेम, डिस्टेंस क्या है सेम, बराबर। ये दो ऊपर गया, ये दो भी ऊपर गया, तो माइनस 2 जी एम बाई आर, माइनस 2 जी एम बाई आर, माइनस 4 जी एम बाई आर, कितना हो गया माइनस 4 जी एम बाई आर, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट यहाँ ध्यान दो आप सब, अब आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गुड। पोटेंशियल कभी भी एक स्फेरिकल शेल के अंदर जीरो होता है, मतलब अगर अगर ये पॉइंट पी यहाँ होता, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती, वापस गलत। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे पहले शेल का पोटेंशियल जीरो, दूसरे का थोड़ी जीरो है, दूसरे का तो रहेगा ना, तो V1 के लिए जीरो आएगी, V2 की जीरो आएगी क्या, नहीं। तो हर बार डायरेक्ट आंसर नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। गुड, अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है। A point particle of mass 0.5 kg is moving along the x-axis under a force described by the potential energy V shown below. Very good. It is projected towards the right from the origin with a speed v. What is the minimum value of v for which the particle will escape infinitely far away from the origin? पहले क्वेश्चन पूरा समझ लो। हमारे पास एक पॉइंट पार्टिकल है, उसका मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 kg। क्या बोला है, इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, क्या मूव हो रहा है एक्स एक्सिस, वो दिखाया अभी, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, यस। आगे क्या बोला है, अंडर अ फोर्स डिस्क्राइब बाय द पोटेंशियल एनर्जी वी शोन, तो यहाँ पे क्या प्लॉट किया, पोटेंशियल 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 एनर्जी, और लिखा क्या है वी, तुमको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि तुम सोचोगे पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं है, ये कौन है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो कंफ्यूज हो मत, मैं नोटेशन चेंज करके यू कर देता हूँ, क्योंकि वी हम लोग पोटेंशियल के लिए रिजर्व रखते हैं, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, कंफ्यूज करेंगे। इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, तो इसको राइट में प्रोजेक्ट किया, जो भी वो पार्टिकल था उसको राइट में प्रोजेक्ट किया, टुवर्ड्स द राइट, फ्रॉम द ओरिजिन विथ स्पीड वी प्रोजेक्ट किया, मतलब उसको हमने अब धक्का दे दिया, वो कहाँ जा रहा है, टू द राइट। गुड। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, तो v की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, फॉर विच द पार्टिकल विल एस्केप इन्फिनेटली फार फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब वो पार्टिकल ओरिजिन से इन्फिनेट डिस्टेंस तक जाए, तो कितना उसको स्पीड देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं तुमको देता हूँ 22 आवर्स एंड 30 मिनट्स, क्योंकि अभी 3:30 हुए ना, कल अपना वापस 2 बजे क्लास है, तो 24 आवर्स में से 1.5 घंटा माइनस कर लो। कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, तुमको सिर्फ ये समझना है कि इस ग्राफ में से पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं।